तो ओवरव्यू ऑफ अकाउंटिंग. अकाउंटिंग is organized method of recording, classifying and summarizing and interpreting the financial transaction. फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, क्लासीफाई करना और समराइज़ करना अकाउंटिंग का एक पार्ट है. अकाउंटिंग के अंदर हम अलग अलग तरीके के बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जो मॉनेटरी बेसिस पे होती है. मॉनेटरी बेसिस मतलब मनी की फॉर्म में होती है. ठीक है. अब हम अकाउंटिंग को करते क्यों है? हमारा मेन एम होता है डिसीज़न मेकिंग में हेल्प कराने का. और अगर की पॉइंट्स पढ़ेंगे तो क्या क्या है? डिसीज़न मेकिंग में हेल्प करता है अकाउंटिंग. ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करता है, मतलब एक फेयर व्यू देता है कि कंपनी कैसा काम कर रही है. अकाउंटेबिलिटी में हेल्प करता है. फाइनेंशियल और परफॉर्मेंस को एक्सेस करने में हेल्प करता है, मतलब बिज़नेस कितना एक्सपेंस कर रही है, बिज़नेस की कितनी इनकम है, बिज़नेस कहाँ पर अभी स्टैंड कर रही है, कितनी एसेट्स है, कितनी लाइबिलिटी है बिज़नेस पे, वो पता करने में हेल्प करती है. और फ्यूचर प्लानिंग में भी हमें अकाउंटिंग हेल्प करती है. अब मान लो मेरे को पे डेटा है कि मेरे पे पास्ट में 7,000 की सेल हुई थी और किस कारण मेरी सेल कम हुई थी वो मुझे पता है, तो वो मुझे हेल्प करेगी फ्यूचर में प्लानिंग करने में. नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग. फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग. फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जाती है एक्सटर्नल यूज़र्स के लिए और मैनेजमेंट अकाउंटिंग की जाती है इंटरनल यूज़र्स के लिए. इतना क्लियर है? फिर आगे यहाँ पे हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन एफ ए एंड एम ए. पहला डिफरेंस क्या है यहाँ पे देखते हैं. पर्पस. ये इंटरनल्स के लिए की जाती है, ये एक्सटर्नल्स के लिए. यूज़र्स कौन कौन होते हैं इसमें? इन्वेस्टर्स होते हैं, एक्सटर्नल यूज़र्स, क्रेडिटर्स होते हैं, गवर्नमेंट होती है एफ ए में. और एम ए में स्टेक होल्डर्स, मैनेजर्स, एम्प्लॉयज़, वो सब. फोकस कहाँ होता है? एफ ए फोकस्ड होती है हिस्टोरिकल डेटा, मतलब पहले का जो काम हुआ है उसके ऊपर बनाई जाती है एफ ए. और जो एम ए है वो फ्यूचर के लिए बनाई जाती है. एफ ए में क्या बनाया जाता है? बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट जो कि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहते हैं जिसे हम, या फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट. मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम बजट बनाते हैं, परफॉर्मेंस रिव्यू बनाते हैं या अदर चीज़ें बनाते हैं. आगे बढ़ते हैं. अब हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है यूज़र्स कौन कौन होते हैं. इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते पर पूछ लिया जाता है कि यूज़र्स कौन ज़्यादा, किनको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, किनको नहीं चाहिए. एक क्वेश्चन हमारा 2-3 बार आ चुका है यही वाला, कि जो मैनेजर्स होते हैं उनको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है क्योंकि वो डिसीज़न मेकिंग करते हैं. क्या करते हैं? डिसीज़न मेकिंग. क्लियर है? आगे देखते हैं. इन्वेस्टर्स होते हैं, मान लो मैंने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे तो उस कंपनी के मेरे को वो मिलती है ना स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, तो वो यूज़र्स की तरह मिलती है. कस्टमर्स को मिलती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, लेंडर्स को मिलती है, एम्प्लॉयज़ को मिलती है, सप्लायर्स को मिलती है, गवर्नमेंट को मिलती है. अब गवर्नमेंट हमारा यहाँ पे इम्पोर्टेंट है. गवर्नमेंट को क्यों मिलती है? क्योंकि गवर्नमेंट क्या चार्ज करती है? टैक्स ऑन प्रॉफिट. मान लो मेरा एक प्रॉफिट हुआ 1 CR का और एक कंपनी का प्रॉफिट हुआ 10 CR का, तो कंपनी प्रॉफिट के अकॉर्डिंग तो टैक्स लेगी. आगे पब्लिक को देती है और कॉम्पिटिटर्स को देती है. तो ये कुछ हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तरीके के यूज़र्स होते हैं, जिनमें से 2 यूज़र्स, एक तो हमारा मैनेजमेंट, गवर्नमेंट, और तीसरा होता है हमारा कॉम्पिटिटर. कॉम्पिटिटर को इन्फॉर्मेशन मिलती क्यों है? जिससे वो अपनी राइवलरी कंपनी, मतलब अपनी साथ की कंपनी को, जैसे टाटा और रिलायंस, ये दोनों एक जैसा काम करती हैं तो ये राइवलरी कंपनी भी कॉम्पिटिटर्स हुए ये आपस में, तो इनको आपस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी मिलती है. अब इनके बारे में पूरी डिटेल गिवन है कि मैनेजमेंट यूज़र्स जो होते हैं वो अकाउंटिंग को कैसे लेते हैं, इनफॉर्मल बिजनेस डिसीजन मेकिंग में हेल्प लेते हैं, जो कि फ्यूचर में कंट्रोलिंग करने में या फिर प्लानिंग करने में हेल्प करती है.
तो ये सब डिटेल मैं आपको बता चुका हूँ। अगर और डिटेल चाहिए तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। आगे देखते हैं। टाइप्स ऑफ बिजनेस एंटिटी, मतलब कितने टाइप के बिजनेस होते हैं हमारे कितने प्रकार के बिजनेस होते हैं। सबसे पहला होता है एक हमारा सोल ट्रेडर, मतलब सिंगल ओनर। पार्टनरशिप, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर जब एक कंपनी या बिज़नेस चलाते हैं। और लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, कोई कंपनी जहाँ पर कंपनी अपने शेयर्स इशू कर सकती है या फिर वो एक अलग एंटिटी की तरह, अलग आदमी की तरह काम करती है, उसको कहते हैं। चलो सबसे पहले पढ़ते हैं सोल ट्रेडर्स। सोल ट्रेडर्स आर इंडिविजुअल हु ओन एंड कंट्रोल एंड मैनेज अ बिजनेस ऑन इट्स देयर ओन। कोई एक आदमी जो अब पूरा बिजनेस संभालता भी है, उसे मैनेज भी करता है और उसको चलाता भी है खुद से, तो उसे हम सोल ट्रेडर कहते हैं। जैसे कि आपके घर के पास रिटेल की दुकान होगी जहाँ पे कुरकुरे, चिप्स या फिर राशन का सामान मिलता है, उसे कहते हैं सोल ट्रेडर। दिस मीन्स द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस इंक्लूड डिसीजन मेकिंग, प्रॉफिटेबिलिटी, लाइबिलिटी एंड अदर्स। क्या क्या होती है? ओनरशिप, कंट्रोल। सोल ट्रेडर पे फुल ओनरशिप मिलती है और सारे कंट्रोल उसी पे ही होते हैं। कोई भी डिसीज़न लेना है, बड़ा या छोटा, सब वही ओनर ही लेगा। टैक्सेशन, अब टैक्सेशन में हेल्प मिलती है ओनर को। कैसे? द प्रॉफिट मेड बाय बिजनेस आर टैक्स्ड फॉर पर्सनल इनकम ऑफ सोल ट्रेडर। मान लो बिजनेस ने मेरे 1 CR कमाया और मेरा अदर सोर्स ऑफ इनकम है, वहाँ से मेरे को 10 लाख आया, तो मेरी जो इनकम में टैक्स लगेगा वो 10 इस पे लग जाएगा, टैक्सेबल इनकम 1 CR पे। अब इस पे टैक्स लग गया तो इस पे टैक्स नहीं लगेगा मेरा, ठीक है। आगे बिजनेस कंटिन्यूटी, लाइबिलिटी। अब लाइबिलिटी वाला पॉइंट बहुत बार क्वेश्चन आता है इसका। सोल ट्रेडर इज़ पर्सनल लाइबल फॉर द एनी डेट और लीगल इश्यूज ऑफ बिजनेस माइट फेस। अगर कोई भी चीज़ बिजनेस से रिलेटेड होती है तो वो सीधा पर्सनल अफेक्ट करती है ओनर को। मान लो बिजनेस के पास 10 लाख की लाइबिलिटी है और बिजनेस में पैसे नहीं है, तो ओनर लाइबल है इस पैसे को पे करने के लिए। क्लियर होगा? ठीक। आगे बढ़ते हैं एडवांटेजेस पे। कंप्लीट कंट्रोल होता है, फुल कंट्रोल होता है। सिंपल सेटअप है, ज़्यादा बड़ा सेटअप नहीं होता, कम पैसे चाहिए होते सोल ट्रेडर बनाने के लिए कंपनी। प्रॉफिट रिटेंशन होता है, मतलब जितना भी प्रॉफिट होगा वो सारा का सारा सीधा सोल ट्रेडर के पास जाएगा। और फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल मतलब सोल ट्रेडर के पास ऑप्शन होता है, वो अपने अकॉर्डिंग या अपने अकॉर्डिंग वर्किंग आवर्स में, जैसे आज मेरा काम करने का मन नहीं है तो आज मैं दुकान नहीं खोलूँगा या बिज़नेस नहीं खोलूँगा, तो वैसा उस पर एडवांटेज होता है। और डिसएडवांटेज क्या होता है? अनलिमिटेड लाइबिलिटी यूज़ होती है, मतलब बिज़नेस पे पैसे हो ना हो इनको पे करने पड़ेंगे। रेजिंग फाइनेंस, सारे पैसे सोल ओनर की लगेंगे, बाहर से पैसे ये नहीं ले सकते। बिज़नेस कंटिन्यूटी, बिज़नेस कंटिन्यू रहेगा, डिपेंड करेगा ओनर पे। मान लो बिज़नेस का जो ओनर है वो अगर काम करेगा तो कंटिन्यू रहेगा, नहीं काम करेगा तो कंटिन्यू नहीं रहेगा। और वर्कलोड, सारा का सारा वर्कलोड ओनर के सर पे रहता है, ठीक है। आगे बात करते हैं हम अपना सेकंड पार्टनरशिप के ऊपर। अ पार्टनरशिप इज़ अ बिजनेस एग्रीमेंट वेयर 2 and more individual co-own and operate as a business to make profits. लीगल डिफरेंस क्या आता है? चेंज इन बिजनेस ओनरशिप, बिजनेस ओनरशिप में चेंज आता है। कैसे? ऑल पार्टनर मस्ट कंसर्न टू ऐड अ न्यू पार्टनर और टिपिकली इन्वेस्ट इन बिजनेस। मान लो कोई 2 पार्टनर है, ए और बी, ये कंपनी में 2 पार्टनर है और ए चाहता है कि सी को हम फर्म में एडमिट करें, सी को फर्म में एडमिन करें, तो बी की भी परमिशन चाहिए होगी हमें इसको लाने के लिए। बिजनेस कंटिन्यूएशन रहेगा। टैक्स ऑफ पर्सनल इनकम इसमें भी रहता है। ओनरशिप कंट्रोल रहता है, डिफरेंस नहीं किया जाता प्रॉपर्टी ऑफ पार्टनर्स की और प्रॉपर्टी ऑफ ओनर्स की में।
लीगल एक्शन भी ले लिया जाता है कभी कभी। अगर जैसे बिज़नेस के ऊपर कोई एक्शन लिया गया, बिज़नेस कुछ गलत काम कर रहा है, तो पार्टनर्स पे लाइबल पड़ेगा वो चीज़। अब एडवांटेज क्या है इसकी और डिसएडवांटेज क्या है वो पढ़ेंगे। पहला एडवांटेज है अ पार्टनरशिप एग्रीमेंट आउटलाइंस मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्रॉफिट शेयरिंग ऑफ ईच पार्टनर। मतलब एक एग्रीमेंट बनाया जाता है पार्टनरशिप बिजनेस करते वक्त। उस एग्रीमेंट में सब कुछ लिखा होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और अदर चीज़ों के बारे में। फाइनेंस रेजिंग, न्यू पार्टनर कंट्रीब्यूट फाइनेंस हेल्पिंग रेज फाइनेंस। अब कोई नया पार्टनर आ रहा है फर्म में तो उसमें फाइनेंस रेज करने में हेल्प मिलती है। पेपर वर्क डू नॉट नीड टू बी पब्लिश फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट उनको पब्लिश करने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे गवर्नमेंट को या पब्लिक को देने की ज़रूरत नहीं होती। गवर्नमेंट को तो देना है, मतलब पब्लिक में ऐसे एडवर्टाइज़ कराने की ज़रूरत नहीं होती। दूसरी चीज़ एक इम्पॉर्टेंट बतानी थी, जो पार्टनरशिप फर्म है ये शेयर्स इशू नहीं कर सकती। मान लो दो कंपनी, एक आपकी और एक आपके ब्रदर की, तो आप चाहते हो कि हम शेयर्स इशू करके वहाँ से पैसा ले लें, जैसे शेयर मार्केट से, तो आप वो काम नहीं कर सकते। स्किल्स, पार्टनर्स ब्रिंग ड्राइवर स्किल्स एंड एक्सपर्टीज एनहांसिंग द बिजनेस रिस्क एंड लॉस आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स। जितना भी रिस्क होता है वो सारा पार्टनर्स में बट जाता है। कॉस्ट, सारी कॉस्ट पार्टनर्स की लगेगी। डिसीजन मेकिंग पार्टनर्स पे होती है, प्रॉफिट शेयरिंग पार्टनर्स में होती है उनके रेशियोज़ के हिसाब से। बिजनेस कंटिन्यूटी रहती है, अगर वो डिज़ोल्व करना चाहते हैं और कोई पार्टनर नहीं चाहता तो नहीं होगा बिज़नेस डिज़ोल्व। लाइबिलिटी सारी पार्टनर्स पर अनलिमिटेड होती है। दो तरीके की पार्टनरशिप होती है वैसे, एक होती है लिमिटेड लाइबिलिटी और एक होती है नॉर्मल। तो हम यहाँ पर नॉर्मल वाले की बात कर रहे हैं हर चीज़। और डिसएग्रीमेंट, अनरिजॉल्व डिस्प्यूट कैन लीड्स टू डिसीजन डेडलॉक और ब्रेकअप ऑफ पार्टनरशिप। लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, अब LLC क्या होती है इसको हम पढ़ेंगे अब अपनी नेक्स्ट क्लास में, जो कि होगी हमारे वीडियो नंबर 3 में। ठीक है, अगर आपको यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना और चैनल को, वीडियो को लाइक करके जाना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।